नमस्ते दोस्तों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना धीरे चलते हैं। जरूरी यह है कि आप रुके नहीं हैं। और यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं हर एक दिन ये बात बोलता हूँ क्योंकि इसका महत्व मुझे पता है। इसलिए जो भी आप एस्पिरेंट हैं, प्लीज सीरियस रहें अपने प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ये जो लास्ट वक्त है 1 महीने का, इस समय लोग जो है बिखरने लगते हैं, सेल्फ डाउट आने लगता है। ये सबसे दूर रहें और खुद पे विश्वास रखें और लगातार जो है धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपना प्रिपरेशन जो है हमेशा कंटिन्यू रखें। इसी के साथ आज का हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 10 मई 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हिंदी में, जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जितना भी अरावली रेंज के क्षेत्र में जो राजस्थान में है, उसी के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में नए खनन पट्टे देने और जो लाइसेंस दिया गया है उसको अपडेट कराने के लिए, रिन्यू कराने के लिए रोक लगा दिया है। और ये मुख्यतः जो है सिर्फ 4 राज्यों को प्रमुखता दी गई है, जहां पे क्लियर कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये 4 राज्य मुख्य रूप से जो है कोई भी नया पट्टा नहीं देंगे और किसी का भी पुराना जो लाइसेंस है खनन के लिए उसको अपग्रेड नहीं करेंगे। अब ये 4 राज्य हैं दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, जिनको कड़ाई से कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कि पहाड़ी क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के लिए अंतिम अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इस आर्टिकल में पढ़ लेंगे हम लोग कि क्या कारण है जो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का निर्णय दिया है कि खनन से संबंधित कोई भी लाइसेंस को अपग्रेड नहीं करना है, नया कोई भी खनन के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना है। क्या कारण है? पर्यावरणीय कारण है मुख्य रूप से। उसके बाद इस आर्टिकल में हम लोग अरावली से संबंधित जो है जो लोकेशन है, अरावली रेंज सबसे पुराना, ये ध्यान रखिएगा, भारत का जो है वो सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, मोरदार पर्वतों में से सबसे पुराना है भारत का। प्राचीन काल में जो अरावली की ऊंचाई थी बहुत ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे जो है समय के साथ इसकी ऊंचाई घटने लगी, ठीक है। इसलिए जो कहा जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन के रूप में जो है अरावली है। इसको हम लोग एक ज्योग्राफी से भी रिलेट करके पढ़ लेंगे कि यहाँ से कौन कौन सी नदियां निकलती है, हर एक चीज को जो है इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, इंटरपोल ने प्रज्वल के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस क्यों जारी किया है। तो ये न्यूज इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है जितना इंपॉर्टेंस रखता है इंटरपोल और ब्लू कॉर्नर नोटिस। तो हम लोग इस आर्टिकल में मेनली पढ़ेंगे कि इंटरपोल क्या है, ये किस तरह से कार्य करता है। यहाँ पे लगभग 194 देश जो है वो इंटरपोल के सदस्य है, मुख्यतः इसका क्या कार्य है, ठीक है। उसके बाद ये जो है कितने तरह के नोटिस जारी करता है। इंटरपोल जो है वो 8 तरह का नोटिस जारी करता है और इसके मुख्य कार्य क्या है, हर एक चीज को जो है इस आर्टिकल में विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आज के द हिंदू के एडिटोरियल में है। इसमें कहा जाता है वर्तमान समय में अमेरिका के जो विश्वविद्यालय परिसर हैं वो प्रदर्शनकारी छात्रों का एक अड्डा बना हुआ है। और ये लगातार क्या संदेश दे रहे हैं, लगातार जो है 1985 में जब रंग भेद का मुद्दा उठा था साउथ अफ्रीका के साथ, अमेरिका जो था अपोजिट साइड में था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान समय में लगातार जो है विभिन्न यूएसए के जो कॉलेज परिसर हैं वहां पे छात्रों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। जो गाजा में लगातार जो है इजराइल के द्वारा बड़ी मात्रा में नरसंहार किए गए, वहां पे लगातार जो है एयर स्ट्राइक किए गए, बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई, उसी के विरोध के लिए जो है इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो लगातार जो है हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे कि क्यों जो है हर एक कॉलेज परिसर को यूएसए में इस तरह का विरोध का अड्डा बनाया जा रहा है, क्या कारण है, ठीक है। हर एक चीज को विस्तार से पढ़ लेंगे इस आर्टिकल में। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें हम लोग सबसे पहला आर्टिकल डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है नया कोई भी माइनिंग लीज देने से अभी रोक लगा दिया है और पुराने जो माइनिंग लीज हैं उसको रिन्यू करने पे भी रोक लगा दिया गया है, खासकर अरावली रेंज में, ठीक है। इसको विस्तार से देख लेते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि अरावली की रक्षा की जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो है लगातार जो है पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है, वहां का बायोडायवर्सिटी लगातार जो है प्रभावित हो रहा है। इसी के कारण इस तरह का निर्णय लिया गया है, खासकर माइनिंग से संबंधित, जिसमें क्लियर इन 4 राज्यों को हिदायत दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को अगले आदेश तक इस अरावली रेंज के पहाड़ी क्षेत्र में
खनन गतिविधियों के लिए अंतिम अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया। ये कोई भी ऐसा फाइनल डिसीजन नहीं दे सकते हैं किसी भी माइनिंग लीज के लिए, किसी भी माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। इसी में आगे कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि उसके आदेश को किसी भी तरह से वैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने के रूप में नहीं माना जाना है। जो अभी वर्तमान समय में जो कंटिन्यू है माइनिंग लीज, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा जो वर्तमान समय में लीज चल रहा है, जो पहले से ही वैध परमिट और लाइसेंस के अनुसार की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसी में आगे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सभी 4 राज्य जिससे होकर पहाड़ी श्रृंखला गुजरती है, जो अरावली रेंज है वो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है, और बीच में जो 2 राज्य हैं हरियाणा और राजस्थान, तो ये 4 राज्यों में जो है मुख्यतः अरावली रेंज फैला हुआ है, और उन्हीं राज्यों से संबंधित इस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश केवल अरावली पहाड़ियों और इसकी श्रृंखलाओं में खनन तक ही सीमित है, ठीक है, और दूसरे खनन से संबंधित नहीं है, दूसरे क्षेत्र के जो भी खनन हो रहे हैं उससे संबंधित नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया सिर्फ और सिर्फ अरावली रेंज से संबंधित क्षेत्रों में माइनिंग से संबंधित ही निर्णय है, ठीक है। इसी में आगे कहा जाता है कि केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति मतलब कि सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी सीईसी द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट में राजस्थान राज्य भर में की गई विभिन्न अवैध खनन गतिविधियों की ओर इशारा किया गया है यहाँ पे सीईसी के द्वारा, और अवैध खनन के तहत क्षेत्र के संबंध में जिलेवार विवरण भी दिया गया है, ठीक है, किस जिले से कितना ज्यादा अवैध गतिविधियां की जा रही है खनन से संबंधित। तो इसमें सीईसी ने पाया है कि अरावली पहाड़ियों में खनन गतिविधियों के संबंध में मुद्दे को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, के साथ साथ सभी 4 राज्यों राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है कि किस तरह के पर्यावरणीय और जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं। लगातार जो है माइनिंग का तेजी से कार्य हो रहा है अरावली रेंज में, तो जाकर जो है आगे नए निर्णय दिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अगले आदेश तक राजस्थान राज्यों में अरावली पर्वतमाला में किसी भी नए खनन पट्टे, ठीक है, माइन लीज या मौजूदा खनन पट्टे के नवीकरण की अनुमति नहीं दी गई है, ठीक है, अपग्रेड करने की अनुमति नहीं दी गई है लीजों की। तो यहाँ पे एक सवाल और उठाया जा रहा है कि अगर अनुमति नहीं दी गई है और अगर लोगों का लीज या कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है तो क्या होगा उन मजदूरों का जो वहां कार्य कर रहे हैं, उनकी आजीविका कैसे चलेगी। ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे सवाल उठाया जा रहा है राइटर के द्वारा कि लाखों मजदूर इन राज्यों में की जाने वाली खनन गतिविधियों पर ही निर्भर थे, और यदि ऐसा आदेश पारित किया जाता है तो इनकी आजीविका पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खनन पर पूर्ण प्रतिबंध पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि इससे अवैध खनन को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए जो है अभी सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए माइनिंग लीज के लिए इस तरह का निर्णय लिया गया है कि पहले चेक कर लिया जाए जितने भी संबंधित 4 राज्य हैं, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन 4 राज्यों से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे के बारे में सही तरीके से संयुक्त रूप से चर्चा हो जाए। उसके बाद जो निर्णय निकलेगा उसके बाद से फिर से नए रूल लाए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि अरावली रेंज के बारे में, क्योंकि यूपीएससी लगातार जो है इस लोकेशन से सवाल पूछती है, ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है जानना कि अरावली रेंज से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे यह विश्व के सबसे पुराने बलित पर्वतों में से एक है, ठीक है, फोल्डेड माउंटेन है। यह दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 670 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो दिल्ली के पास से शुरू होकर दक्षिण हरियाणा और राजस्थान से होकर गुजरात जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है अरावली रेंज की वो है गुरु शिखर, जिसकी लंबाई लगभग 1722 मीटर या फिर 5650 फीट है। गुरु शिखर जो है वो राजस्थान के अरबुदा पर्वत में एक चोटी है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अरावली रेंज से 3 प्रमुख नदियां भी निकलती है, तो अरावली रेंज से 3 प्रमुख नदियां भी निकलती है और उनकी सहायक नदियां अरावली से बहती है, अर्थात बनास और साहिबी नदियां जो यमुना की सहायक नदियां हैं, साथ ही लूनी नदी जो कच्छ के रण में बहती है। तो ये कुछ चीजें याद रखिएगा, ये तीनों नदी याद रखिएगा, ठीक है, बनास, साहिबी नदी और लूनी नदी, ये तीनों जो है वो
अरावली से निकलती है, ठीक है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसका गठन कैसे हुआ था, अरावली रेंज का निर्माण कैसे हुआ था, तो यह अरावली दिल्ली ओरोजेनिक बेल्ट का हिस्सा है, जो प्रोटेरोजोइक युग के दौरान टेक्टोनिक प्लेटों के कारण जो है, टकराव के कारण बनी है, ठीक है। इसी कारण जो है हर एक पर्वत जो है वो टेक्टोनिक के कारण ही बनता है, ठीक है। टेक्टोनिक 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी और रूपांतरित। ये तीनों याद रखिएगा, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी यूपीएससी का एग्जाम आने वाला है। ये ध्यान रखिएगा, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो वो अपसारी प्लेट होता है, ठीक है, और जो आपस में नजदीक आती है अभिसारी हो जाता है, और पैरेलली जो होता है वो रूपांतरित होता है, ठीक है। तो इसी से जो है अरावली रेंज का गठन हुआ था, और यह भारतीय ढाल का हिस्सा है जो क्रेटोनिक टकराव की एक श्रृंखला से बना हुआ है, ठीक है। तो प्राचीन काल में अरावली बहुत ही ऊंची थी, लेकिन लाखों वर्षों के मौसम के कारण यह डिग्रेड हो गया, यह लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और यह श्रृंखला जो है बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह भी ध्यान रखिएगा, पिछले जो है यूपीएससी के 2023 में मेटल नॉन मेटल के ओर्स पूछे गए थे, तो जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट जितने मेटल नॉन मेटल्स हैं उसके ओर्स अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि पिछले ही साल पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है अरावली रेंज में मुख्यतः तांबा, जस्ता, सीसा और संगमरमर जैसे खनिज संसाधनों से ये समृद्ध है क्षेत्र अरावली रेंज, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे मेनली इंटरपोल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरपोल और ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या होता है, हर एक नोटिस को पढ़ेंगे। 8 तरह के नोटिस जारी किए जाते हैं इंटरपोल के द्वारा, हर एक नोटिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंटरपोल होता क्या है, तो इसका पूरा नाम जो है अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है, उसी को कहा जाता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसी को कहा जाता है इंटरपोल, ठीक है। इंटरपोल संगठन के लिए जो है वो रेडियो टेलीग्राफ कोड है। यहाँ पे 194 सदस्य देश से बना एक अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है। यह यूएन के तहत काम नहीं करता, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि यूएन के तहत जो है ये कार्य नहीं करता, यूएन के ऑर्डर्स पे कार्य नहीं करता, ठीक है। तो 1996 से इसे संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी पर्यवेक्षक की भूमिका दी गई है। ये ध्यान रखिएगा, इंटरपोल की जो स्थापना है वो 1923 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी कभी जो है, कभी कभी ऑप्शंस में दे दिया जाता है मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय जो है इंटरपोल का लियोन फ्रांस में है, जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके कार्य क्या है इंटरपोल के, तो जैसे काउंटर टेररिज्म, उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड एंड इमर्जिंग क्राइम, साइबर क्राइम, ये 3 जो है मुख्य कार्य हैं, ठीक है। यह पारंपरिक अर्थों में पुलिस बल नहीं है, ठीक है। इंटरपोल जो है वो पुलिस बल नहीं है, इसके एजेंट अपराधियों को गिरफ्तार करने में सक्षम नहीं है, ये गिरफ्तार नहीं करता, इंटरपोल इंफॉर्मेशन शेयर करता है। यह एक सूचना साझाकरण नेटवर्क है जो राष्ट्रीय पुलिस बलों को प्रभावी ढंग से सहयोग करने का एक तरीका प्रदान करता है। मानव तस्करी और आतंकवाद से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध जितने भी कृत्य किए जाते हैं, अवैध धन का लेन देन तक अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए जो है इंटरपोल सहायता करता है। अभी हाल का जो है, जैसे मेहुल चौकसी पे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके लिए जो है भारत सरकार ने कंप्लेंट दर्ज किया था इंटरपोल में, तब जो है रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था मेहुल चौकसी को भारत लाने के लिए। लेकिन बाद में जो है फिर से मेहुल चौकसी ने इंटरपोल में कंप्लेंट दर्ज किया, उसके बाद इंटरपोल ने जो है रेड कॉर्नर नोटिस को वापस ले लिया। अब क्या है नया मामला, तो मेहुल जो है वो भारत में नहीं आ सकता है, लेकिन पूरे विश्व में जो है स्वतंत्रता से घूम सकता है, क्योंकि वहां पे जो है रेड कॉर्नर नोटिस विड्रॉ कर लिया गया है इंटरपोल के द्वारा, ठीक है। अभी वर्तमान में जो आज का न्यूज है वो ब्लू कॉलर नोटिस के बारे में, हर एक नोटिस को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेनली इंटरपोल जो है सूचना का आदान प्रदान 4 भाषाओं में करता है, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच और अरबी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 4 भाषाओं में जो है इंटरपोल अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। तो संगठन केंद्रीकृत आपराधिक डेटाबेस संचालित करता है, जिसमें फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड, डीएनए नमूने और चोरी हुए दस्तावेज शामिल होते हैं। तो कुछ ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेनली जो है ये तीनों जरूर ध्यान रखिएगा। मेन कार्यों का जो स्तंभ है ये काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद विरोधी कार्य करता है, आतंकवाद को रोकथाम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद जितने भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं या इमर्जिंग क्राइम होते हैं उसको रोकने के लिए इंटरपोल कार्य करता है, और साइबर क्राइम को रोकने के लिए इंटरपोल कार्य करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कितने तरह के जो है इंटरपोल नोटिस होते हैं। तो इंटरपोल विभिन्न प्रकार के नोटिस जारी करता है, जिसके अलग अलग उद्देश्य होते हैं। जारी किए गए नोटिस के प्रकार और भी प्रकार है, ठीक है, 8 प्रकार के हैं। तो रेड नोटिस, अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल है,
कि एक अधिसूचना की एक सदस्य राज्य चाहता है कि किसी को गिरफ्तार किया जाए, तो राज्य इन नोटिसों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, कोई भी देश जो है इंटरपोल के आदेशों का पालन करने का बाध्य नहीं है, ये ध्यान रखेगा। लेकिन अक्सर इन्हें किसी भी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण के लिए वारंट के रूप में माना जाएगा। अब देख लेते हैं कितने तरह के नोटिस होते हैं। ठीक है, 8 तरह के, 4 इधर 4 इधर। तो पहला जो है रेड नोटिस, टू सीक द लोकेशन एंड अरेस्ट ऑफ वांटेड पर्सन विथ अ व्यू टू एक्सट्राडिशन और सिमिलर लॉफुल एक्शन। ठीक है, यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद ब्लू नोटिस, जो आज का न्यूज में था, टू कलेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन्स आइडेंटिटी, लोकेशन और एक्टिविटीज इन रिलेशन टू अ क्राइम। ठीक है, उसके बारे में और एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए जो है ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। उसके बाद ग्रीन नोटिस क्या होता है, टू प्रोवाइड वार्निंग देने के लिए एंड इंटेलिजेंस अबाउट पर्सन्स हु हैव बीन कमिटेड क्रिमिनल ऑफेंस एंड आर लाइकली टू रिपीट दीज क्राइम इन अदर कंट्रीज। इसलिए जो है ग्रीन नोटिस दिया जाता है, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में क्रिमिनल ऑफेंस किया है तो उसके प्रति सचेत किया जाता है दूसरे देशों में। ठीक है, कि ये आगे भी कर सकता है, इसलिए ग्रीन नोटिस जारी किया जाता है। उसके बाद येलो नोटिस, टू हेल्प, जितने भी लोकेट मिसिंग पर्सन्स होते हैं उनको हेल्प करने के लिए येलो नोटिस जारी किया जाता है। ठीक है, चाहे वो माइनर्स हों, और टू हेल्प आइडेंटिफाई पर्सन्स हु आर अनेबल टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स। ठीक है, जो खुद को भी नहीं पहचान पाते हैं उसको भी मदद करने के लिए इंटरपोल जो है येलो नोटिस जारी करता है। उसके बाद ब्लैक नोटिस, टू सीक इंफॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, कोई भी मृत्यु हो गई और अगर वहां पे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है, उस लाश के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता है, उसमें भी इंटरपोल जो है वो ब्लैक नोटिस जारी करता है। उसके बाद ऑरेंज नोटिस क्या होता है, टू वार्न ऑफ एन इवेंट, अ पर्सन, एन ऑब्जेक्ट और अ प्रोसेस रिप्रेजेंटिंग अ सीरियस एंड इमिनेंट थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी। अगर पब्लिक सेफ्टी से कोई संबंधित मामला है, किसी व्यक्ति या कहीं पे बड़ा इवेंट होने वाला, जैसे फुटबॉल मैच हो गया, क्रिकेट मैच होता है, तो जहां पे बहुत बड़ी संख्या में लोग एकजुट होने वाले हैं, तो पब्लिक सेफ्टी से संबंधित अगर कोई चिंता है तो फिर जो है इंटरपोल ऑरेंज नोटिस जारी करता है। उसके बाद पर्पल नोटिस क्या होता है, टू सीक और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन मॉड्यूस ऑपरेंडी ऑब्जेक्ट्स, डिवाइस एंड कंसीलमेंट मेथड यूज्ड बाय क्रिमिनल्स। ठीक है, इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स, अगर कोई विवादित ऑब्जेक्ट है वो यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसके प्रति इंफॉर्मेशन दिया जाता है पर्पल नोटिस के रूप में। उसके बाद इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस, ये क्या होता है, तो इश्यूड फॉर ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स हु आर द टारगेट्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमिटीज। ठीक है, इसलिए जो है इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस जारी किया जाता है। ठीक है, ये 8 प्रकार के जरूर ध्यान रखिएगा नोटिस। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें सिंपली कहा जाता है कि लगातार जो है यूएसए के कॉलेज कैंपस जो है विरोध प्रदर्शन का अड्डा बना हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यही मामला जो है 1985 में भी हुआ था, जब साउथ अफ्रीका के साथ जब यहाँ पे रंग भेद का मुद्दा उठा था। ठीक है, काले और गोरे से संबंधित। उस समय भी अमेरिका ने गोरे समुदाय को ज्यादा सपोर्ट किया था, इसलिए इसमें कहा जाता है राइटर के द्वारा, यहाँ पे एक राइटर है जो बहुत ही अच्छे अफ्रीकन अमेरिकन फेमिनिस्ट पोएट एंड फिलोसफर ऑड्रा लॉर्ड के द्वारा कहा जाता है कि जब भी कोई विरोध होता है समाज के समानता को बनाए रखने के लिए, एकजुट करने के लिए, तब जाकर अमेरिका जो है वो हमेशा से अपोजिट साइड में खड़ा हो जाता है। उस समय भी रंग भेद हुआ था, तो मेजोरिटी में जहां पे गोरे थे उनके मजबूत पक्ष में खड़ा हो गया था। और अभी जब गाजा में स्ट्राइक हुआ है, तो अभी वर्तमान समय में यूएसए जो है वो इजराइल में खड़ा है और यहाँ पे लगातार विरोध किया जा रहा है। गाजा में जो लगातार इजराइल के द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया, बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई, उसी का विरोध किया जा रहा है कि इजराइल पे सैंक्शंस लगाए जाएं। ठीक है, इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो 1985 में जब अमेरिकी परिसर दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो प्रसिद्ध अफ्रीकी अमेरिकी नारीवादी कवि और दार्शनिक ऑड्रे लॉर्डे ने प्रतिबिंबित किया कि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा देश जो हमेशा गलत पक्ष के साथ खड़ा रहता है। अमेरिका वाज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, ये कहा गया था 1985 में। अब तो इसमें भी शक होता है, क्योंकि एक तरफ रसिया है, एक तरफ चाइना है। ठीक है, तो द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड बट ऑल्सो अ कंट्री विच स्टैंड्स अपॉन द रॉन्ग साइड
ऑफ एवरी लिबरेशन स्ट्रगल ऑन अर्थ। ठीक है, हमेशा से जो है लिबरेशन के स्ट्रगल में अपोजिट में खड़ा होता है यूएसए। ठीक है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो भय और तात्कालिकता, ड्रेड एंड अर्जेंसी ने एक बार फिर अमेरिका के कॉलेज के परिसरों में छात्रों को गाजा में हुई तबाही के खिलाफ विरोध के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, तो आज जब अमेरिका में इस्लामोफोबिया, ठीक है, और फिलिस्तीनी विरोधी नस्लवाद इतना सामान्य हो गया है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन गर्व से इस नरसंहार युद्ध के साथ क्यों जुड़ रहे हैं? ठीक है, क्योंकि अमेरिका तो जो है हमेशा से जो है, जब से ओसामा बिन लादेन के द्वारा एयर स्ट्राइक हुआ था तो एक खराब प्रवृत्ति प्रकट हो गई है खासकर इस्लाम के लिए। तो वहां पे लगातार जो है इस्लामियों को संदेह की नजर से देखा जाता है, और अमेरिका वर्तमान समय में इजराइल का सपोर्ट करता है, एलाई कंट्री है। इसी की बात की जा रही है, फिर भी जो है इतना ज्यादा फिलिस्तीनी सपोर्ट कैसे जो है यूएसए के कॉलेज में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? ठीक है, तो सशस्त्र पुलिस हमारे पुस्तकालय लाइब्रेरी का रक्षा करते हैं, हमारे परिसर में चेक पॉइंट लगाते हैं, और हम सीख रहे हैं कि आधुनिक अमेरिकी विश्वविद्यालय में हमारे परिसर की पुलिस घेराबंदी नई सामान्य बात है। मतलब वर्तमान समय में जो गलत है, जो यूएसए में जो कॉलेज में पढ़ रहा है, वो बच्चे अब समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इजराइल जो है कुछ गलत कार्य किए हैं, इसलिए जो है गाजा को सपोर्ट करने के लिए जो है इस तरह के विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मतलब कि अब आने वाला समय जो है, अमेरिका का जो भविष्य है, जो बच्चे उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो रियलिटी से वाकिफ है। ठीक है, कि क्या सही होना चाहिए, यूएसए को जो है इजराइल पे लगाम लगाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, इसी की मांग की जा रही है। तो छात्र एक दूसरे को शिक्षित कर रहे हैं। देश भर में छात्र प्रदर्शनकारियों की मांगों का एक एकीकृत समूह है। हथियार निर्माण और फिलिस्तीन पर इजराइल के कब्जे में शामिल नियमों का खुलासा लगातार कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं यूएसए में। ठीक है, और जितने भी विनिवेश किए जा रहे हैं वहां पे भी उसके प्रति जागरूक कर रहे हैं। कैंपस से पुलिस हटा दी गई और पूरे विश्वविद्यालय में फिलिस्तीनी समर्थक भाषण और सक्रियता की रक्षा की जा रही है। ठीक है, ये सारे कार्य जो है यूएसए के कॉलेज में किए जा रहे हैं। तो ये लेवांत के इतिहास और इसकी विविधता के बारे में एक दूसरे को शिक्षित किया जा रहा है। ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन होता है, ठीक है, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है, जहां पे लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, साइप्रस, दक्षिण तुर्की, ये सारे जो हैं वो लेबान क्षेत्र में माने जाते हैं। ठीक है, तो इसी में आगे कहा जाता है कि जो यूएसए के विश्वविद्यालय पे लगातार जो है शिकंजा कसा जा रहा है, इस तरह के जो प्रदर्शन कार्य किए जा रहे हैं खासकर गाजा के सपोर्ट के लिए, ठीक है, फिलिस्तीनियों के सपोर्ट के लिए, तो इसी के लिए जो है लगातार यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा शिकंजा कसा जा रहा है। युद्ध की शुरुआत से कई विश्वविद्यालय प्रशासकों ने इजराइल राज्य के खिलाफ फिलिस्तीनी समर्थक एकजुटता और सक्रियता की अभिव्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक प्रक्रियाएं की गई है, और विश्वविद्यालय की निगरानी और विरोध प्रदर्शन पे कार्रवाई और अधिक दंडात्मक हो गया है। ये सारे कार्य जो है यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है अब आने वाला जो भविष्य है अमेरिका का, वो क्रांतिकारी भविष्य होगा। हम इसे एनवाईयू प्रशासन द्वारा, मतलब कि न्यूयॉर्क पुलिस विभाग से निगरानी और कैंपस भाषण को दबाने में भागीदारी के रूप में कानून के मजबूत हाथ के हिंसात्मक आह्वान, ठीक है, यहाँ पे बहुत जगह जो है न्यूयॉर्क पुलिस के विरुद्ध भी लोग जा रहे हैं, में एनवाईयू छात्रों को गिरफ्तार करने के लिए बुलाए जाने के मद्देनजर देखा जाता है। तो इस दमन पर प्रकाश डालने के बजाय रूढ़िवादी और उदार मीडिया ने मिलकर उच्च शिक्षा के निगमीकरण और सैन्यकरण की देखरेख करने वाले विश्वविद्यालय प्रशासकों को मंच बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे और अभी अचानक से, और अभी हाल ही में जो है यूएसए में चुनाव भी होने वाला है, तो ये भी कहीं ना कहीं इस चुनाव के लिए भी प्रभावित किया जा रहा है। ठीक है, तो कोस्ट से कोस्ट तक, तट से तट तक हमारे छात्रों ने गाजा के लोगों के साथ दृढ़ एकजुटता दिखाते हुए निलंबन और गिरफ्तारी का जोखिम उठाया और उन्हें सहन किया है। उन्होंने साम्राज्य के केंद्र में छात्र के रूप में अपने विशेषाधिकार का उपयोग उन वैचारिक और आर्थिक संबंधों को उजागर करने के लिए किया है। ठीक है, मेनली जो है वहां के छात्र चाह रहे हैं कि इस तरह का गाजा में जो नरसंहार हुआ है उसको सपोर्ट करना चाहिए यूएसए के द्वारा। इजराइल के साथ कुछ सैंक्शंस लगाना चाहिए, इजराइल को कड़ी चेतावनी देनी चाहिए। ठीक है, और जो कब्जा किए गए क्षेत्र हैं उसे फिर से फिलिस्तीनियों को वापस कर देना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए, वहाँ पे लगातार जो है पुनर्निर्माण के लिए जो है सहयोग करना चाहिए। यही कार्य मेनली जो है, इसी कारण जो है यूएसए के विश्वविद्यालय में इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वहाँ के छात्रों के द्वारा। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो
लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। और ये जो क्वेश्चन है वो अफ्रीका से है, ठीक है। तो इसमें लीबिया, सूडान, दक्षिण सूडान, सूडान के बारे में कल भी हम लोगों ने एक लोकेशन देखा था, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय अफ्रीका गणराज्य, कैमरून, मिस्र, नाइजीरिया और नाइजर। तो उपरोक्त में से कितने देश चाड देश के साथ अपना भूमि सीमा साझा करते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, केवल 6 देश। लीबिया, सूडान, सूडान, लीबिया जो है वो उत्तर में है, अभी हम लोग मैप में भी देख लेंगे। सूडान पूरब में है, ठीक है। कैमरून, उसके बाद नाइजीरिया और नाइजर, और उसके बाद केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य। तो इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, ठीक है। उत्तर में जो है हम लोग शुरुआत में पढ़े थे लीबिया, सूडान जो है वो पूरब में है, ठीक है। ये सेंट्रल अफ्रीका का बात हो ही गया। उसके बाद कैमरून जो देख सकते हैं साउथ वेस्ट में है, ठीक है। उसके बाद नाइजीरिया और नाइजर, ये दोनों वेस्ट में है, ठीक है। क्लियर हो गया। ये चैड का मैप है और इसका जो राजधानी है ये जरूर याद रखिएगा, ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इसको सही तरीके से प्रोनाउंस कीजिएगा, एनजमेना, ठीक है। डी साइलेंट है यहाँ पे, एनजमेना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीमा पार करने वाले बिंदुओं के निम्नलिखित जोड़े और उससे संबंधित देश क्षेत्रों के जोड़े पर विचार करें। क्रॉसिंग पॉइंट्स और देश, जिसमें पहला जो है रेनबो ब्रिज, दूसरा जो है बाघा ब्रिज, तीसरा जो है फ्रेंडशिप ब्रिज, चौथा जो है राफा क्रॉसिंग। तो ऊपर दिए गए कितने जोड़ियां सही सुमेलित है? इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही जो जोड़ियां हैं वो सही सुमेलित है। तो कौन कौन है वो? तो रेनबो ब्रिज जो है वो यूएसए और कनाडा में है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बाघा बॉर्डर जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसलिए ये सही दूसरा ऑप्शन। उसके बाद फ्रेंडशिप ब्रिज जो है वो थाईलैंड एंड लाओस जो कि फ्रेंडशिप ब्रिज है, ठीक है। उसके बाद रफा क्रॉसिंग जो है वो गाजा और इजिप्ट में है, इसलिए ये भी सही है। तो दूसरा और चौथा जो सही सुमेलित है, ठीक है, इसलिए जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 131 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिसमें पहला स्टेटमेंट है, यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय को केवल राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को निपटाने का अधिकार देता है, ठीक है, केवल, ध्यान रखिएगा। और दूसरा ऑप्शन है, इसके तहत किसी भी निजी नागरिक द्वारा केंद्र या राज्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लाए गए मुकदमे पर विचार नहीं किया जाएगा। तो उपरोक्त में से कितने कथन जो है सही है? तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा कथन जो है वो सही है, पहला कथन जो है गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? तो एक संघीय अदालत के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों को निपटाने का अधिकार है, जैसे केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में या फिर राज्यों के बीच में, केवल राज्यों के बीच में नहीं। इसलिए पहला कथन गलत था, ठीक है। और इसके तहत निजी नागरिक द्वारा केंद्र या राज्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाए गए मुकदमे पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2023, इसी कहा जाता है इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2023, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है ये रिपोर्ट? इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट तो किसके द्वारा किया जाता है? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, IMF से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। तो इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट विश्व बैंक का एक दीर्घकालिक वार्षिक प्रकाशन है, जिसमें विश्व बैंक देनदार रिपोर्टिंग प्रणाली को रिपोर्ट करने वाले 122 देशों के बाह्य ऋण आंकड़ों और विश्लेषण शामिल है, ठीक है, 122 देशों के आंकड़े शामिल हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हवाई अग्निशामक में उपयोग की जाने वाली बॉम्बी बाल्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसी को कहा जाता है बॉम्बी बकेट्स, नाम याद रखिएगा, बॉम्बी बकेट्स, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है बॉम्बी बाल्टी, मतलब कि बॉम्बी बकेट धातु के फ्रेम के साथ फाइबर ग्लास, प्लास्टिक या फिर कैनवास से बने कठोर कंटेनर है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, बॉम्बी बकेट्स को केवल झीलों और स्विमिंग पूल से ही भरा जा सकता है, जिससे उनके जल स्रोत विकल्प सीमित हो जाते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि बॉम्बी बकेट्स एक ठोस स्तंभ में पानी छोड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप पारंपरिक बाल्टियों की तुलना में कम वाष्पीकरण और अधिक प्रभाव बल होते हैं। चौथा ऑप्शन है बॉम्बी बकेट्स को जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर के बाहर रखा जाता है, क्योंकि वे विमान के अंदर फिट होने के लिए बहुत कठोर होते हैं।
तो इसमें कितने कथन जो है वो सही है? तो इसमें तीसरा और चौथा कथन जो है वो सही है, ध्यान रखिएगा, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। पहला कथन क्यों गलत है? तो बॉम्बे बकेट्स हल्के खुले योग्य कंटेनर है, कठोर नहीं, ठीक है। वे आमतौर पर सिंथेटिक कपड़ों और प्लास्टिक जैसे टिकाऊ सामग्रियों से बने होते हैं, जिन्हें भंडारण स्थान को कम करने के लिए, खाली होने पर ढकने के लिए डिजाइन किया जाता है। दूसरा कथन क्यों गलत है? तो बॉम्बे बकेट्स को झीलों, नदियों और तालाबों, जलाशयों, यहाँ तक कि स्विमिंग पूल सहित विभिन्न स्रोतों से भरा जा सकता है। यह लचीलापन अग्निशामकों को आग स्थल के पास उपलब्ध किसी भी जल स्रोत से उन्हें तुरंत भरने की अनुमति देता है। तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। चौथा ऑप्शन भी सही है, जहां बॉम्बे बकेट्स एक पायलट नियंत्रित वाल्व से सुसज्जित है, जो पानी की रिहाई पर सटीक नियंत्रण की अनुमति देता है। वे पानी को स्प्रे में फैलाने के बजाय एक ठोस स्तंभ में छोड़ता है, जो नीचे उतारने के दौरान बाष्पीकरण को कम करने में मदद करता है और अधिक केंद्रित और प्रभावशाली पानी की बूंद सुनिश्चित करता है, ठीक है। फोकस्ड रहता है, ठीक है। उसके बाद बॉम्बे बाल्टी खाली होने पर ढाने योग्य और कॉम्पैक्ट हो जाता है, जिससे उन्हें हेलीकॉप्टर के बाहर तक संग्रहित किया जा सकता है जब तक कि अग्निशामक कार्यों के लिए उनकी आवश्यकता न हो। एक बार पानी भरने के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर के नीचे लटका दिया जाता है और अग्निशामक अभियानों के दौरान आवश्यकता अनुसार छोड़ा और फिर से भरा जा सकता है, ठीक है। तो ये नाम याद रखेगा, बॉम्बे बकेट्स। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, रेड कोलोबस संरक्षण कार्य योजना जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई, किस संगठन की एक पहल है, एक इनिशिएटिव है? इसी को कहा जाता है रेड कोलोबस कंजर्वेशन एक्शन प्लान। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है? तो आईयूसीएन के द्वारा, नाम याद रखिएगा, आईयूसीएन के द्वारा। इसमें कहा जाता है कि एक अध्ययन में लाल कोलोबस को उष्णकटिबंधीय वन संरक्षण की कुंजी के रूप में उजागर किया गया है और पूरे अफ्रीका में संकटग्रस्त वे महत्वपूर्ण जैव विविधता संकेतक है और विश्व स्तर पर दो प्रमुख सिमियन समूहों में से एक है। तो शिकार और निवास स्थान के नुकसान के कारण विलुप्त होने का सामना कर रहे आधे से अधिक लुप्तप्राय या गंभीर रूप से लुप्तप्राय हैं। इसी के अध्ययन के लिए जो है रेड कोलोबस कंजर्वेशन एक्शन प्लान चलाया गया है। तो आईयूसीएन के नेतृत्व में रेड कोलोबस संरक्षण कार्य योजना का उद्देश्य उनके संरक्षण को प्राथमिकता देना है जो या तो संकटापन्न स्थिति में संकटग्रस्त है, ठीक है, इंडेंजर्ड स्थिति में या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, उनको जल्दी से जल्दी संरक्षण देना है और अफ्रीका के जंगलों की सुरक्षा करना और अस्थिर शिकार पर अंकुश लगाने के लिए रेड कोलोबस लाया गया है, रेड कोलोबस कंजर्वेशन एक्शन प्लान। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमने डिस्कस किए और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड था। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें,